भारत के संसद में नाम पर एक बार फिर से लड़ाई छिड़ चुकी है। संसद में ही नहीं, आपको बता दें कि संसद के बाहर भी विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद हो गया है, जहां पर प्रियंका ने यह कहा कि हर योजना का नाम बदला जा रहा है, ये सनक समझ नहीं आती। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के माध्यम से कहा कि मोदी जी को दो चीजों से नफरत है। एक है महात्मा गांधी के विचारों पर, गरीबों के अधिकारों से, जिससे मनरेगा को कांग्रेस कभी अपना मास्टर स्ट्रोक बताती थी। तो वहीं आपको बता दें कि आज उसी योजना पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। वजह है, अब मनरेगा कांग्रेस की बपौती नहीं रहा। दरअसल केंद्र सरकार ने नहले पर ढेला मारते हुए मनरेगा का नया विजन, नया ढांचा और नया नाम अब रख दिया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि वीबीजी रामजी, और यही नाम कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। लोकसभा में जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया, कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। बहस रोजगार पर नहीं, गरीबी पर नहीं, मजदूरी बढ़ाने पर नहीं, पूरा शोर सिर्फ नाम को लेकर। सवाल ये कि अगर काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो रहे, ग्रामीण आजीविका को 2047 के विकसित भारत के विजन से जोड़ा जा रहा, तो कांग्रेस को तकलीफ किस बात की हो रही है? प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती, लेकिन देश ये पूछ रहा है कि क्या मनरेगा का नाम बदलना ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर मजदूर की जेब में पैसा पहुंचाना? क्या गांधी नाम हटने से रोजगार खत्म हो जाता है, या फिर कांग्रेस को डर यह है कि कहीं जनता को ये ना पता चल जाए कि असल सुधार किसने किया? शशि थरूर ये कहते हैं कि गांधी का नाम हटाना गलत है, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि मनरेगा के पैसे राज्यों तक समय पर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों मजदूरों की मजदूरी सालों तक नहीं बढ़ाई गई, क्यों मनरेगा को सिर्फ राजनीतिक ब्रांड बनाकर रखा गया। सच ये भी है कि कांग्रेस के लिए मनरेगा रोजगार योजना नहीं, वोट बैंक योजना थी। नाम गांधी का, काम आधा अधूरा और पैसा बिचौलियों के पास। आज जब केंद्र सरकार उस योजना को नए मिशन में बदलकर जवाबदेही, ज्यादा दिनों का काम और विकसित भारत का रोड मैप दे रही है, तो कांग्रेस को अपना पुराना हथियार छिनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नाम बदलने पर इतना बवाल क्यों कर रही है? अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो विरोध किस बात का है? कंगना रनौत ने बिल्कुल साफ ये कह दिया है कि गांधी ने खुद रघुपति राघव राजा राम से देश को जोड़ा था, फिर श्री राम के नाम से योजना जोड़ना अपमान कैसे हो गया? यही बात कांग्रेस समझाना नहीं चाह रही या फिर समझना नहीं चाहती, क्योंकि राम नाम से उनकी राजनीति बिखर जाती है। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस अब रोजगार की नहीं, नाम की राजनीति कर रही है। उसे गरीबों की चिंता नहीं, गांधी सरनेम की चिंता है। उसे मजदूर की मजदूरी नहीं, अपने सियासी नैरेटिव को खत्म होने का डर है। जो पार्टी दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ देती रही, वो आज गरीबी पर नहीं बल्कि उसके नाम पर लड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है। आज जो सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, उसे कांग्रेस सनक बता रही है। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस को रोजगार से ज्यादा डर राम नाम से है? और क्या यही वजह है कि मनरेगा का नया अवतार कांग्रेस को गांधी विरोधी दिखाई दे रहा है? राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है
क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि ये पार्लियामेंट बना है गरीबों को और देश की जनता का भला करने के लिए। सारा सेशन में आपको वंदे मातरम डिबेट करने का टाइम मिला, जिससे किसी गरीब का भला नहीं होता है। आज आप अखीरले कुछ दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, और आप ऐसा बिल इसका नाम बदल के आप बताइए गरीब का क्या भला होगा। और दुख की बात यह है कि इस नए कानून में सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छिप रहे हैं। जो गरीब का अधिकार होता है 100 दिनों की मजदूरी, वो उससे खोई जा रही है। उपस्थित राज प्रोटेस्ट में, और ये सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत, और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करे। और ये नाम बदलने वाली सरकार है, आप जानते हैं काम कैसे है सरकार के। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी बसे हुए हैं। नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाम बेशक अपने दम पर, अपने बल पर ये बदल सकते हो, लेकिन देश की आत्मा से महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएगी कभी भी, और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। महात्मा गांधी के नाम से इनको इतनी नफरत है। आज़ादी के आंदोलन के जितने हमारे स्मृति चिन्ह हैं उन सब से उनको इतनी नफरत है। वो नेशनल हेराल्ड हो, वो नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ये सबके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं, और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं, और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। देश के लोकतांत्रिक मंच पर एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने सियासत को भी झंझोड़ कर रख दिया और समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक वीडियो और आरोपों का तूफान आ गया।
आरोप यह है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला का बुर्का हटाया गया और उसी क्षण से राजनीति की गलियों में हंगामा मच गया। सवाल सीधा और तीखा है और राष्ट्र की चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या ये सच है या सच को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है? विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक हो चुका है। आरोपों की झड़ी लगाई जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इससे गलत संदेश किया है, महिला सम्मान पर चोट पहुंची है और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति से मर्यादा भंग हो गई है। विपक्ष इसे सत्ता की संवेदनहीनता बता रहा है, लेकिन रुकिए, क्या राजनीति में सच्चाई उतनी ही सरल होती है जितनी दिखाने की कोशिश होती है? सीएम नीतीश कुमार का पक्ष और उनके समर्थकों की दलील कुछ और ही कहानी कहती है। उनका ये कहना है कि ना कोई जबरदस्ती हुई, ना किसी की आस्था पर आघात किया गया और ये पूरा विवाद एक क्षणिक दृश्य को संदर्भ से काटकर फैलाया गया ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। सवाल यह भी है कि क्या हर वायरल वीडियो सत्य का प्रमाण बन चुका है? ये केवल एक मुद्दा और एक व्यक्ति या फिर एक घटना तक सीमित नहीं है। ये प्रश्न है महिला सम्मान, संवैधानिक गरिमा और राजनीतिक नैतिकता का। भारत वह राष्ट्र है जहां पर नारी को शक्ति कहा गया, सम्मान दिया गया। ऐसे में किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देने से पहले सत्य, संदर्भ और मंशा तीनों को समझना जरूरी है। विपक्ष पूछ ये रहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि विपक्ष बिना जांच, बिना तथ्य, केवल भावनाएं भड़काने का काम क्यों कर रहा है। क्या ये सचमुच महिला सम्मान का मुद्दा है या फिर आगामी राजनीतिक समीकरणों का हथियार? क्या महिला का नाम, उनकी पहचान, उनकी सहमति, इन सब पर बात हुई या फिर केवल एक दृश्य को पकड़कर उसे भावनात्मक हथियार बना दिया गया? देश आज जवाब ये चाहता है, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से नहीं, आरोपों से नहीं, बल्कि प्रमाणों से भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि हर संवेदनशील विषय को सत्ता की सीढ़ी पर बनाया जाए? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। नहीं समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। देखिए, ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया, ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में है। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज जो भी नेता है ना, स्तर गिर गया है लोग का, किसको क्या कह रहे हैं लोग, ये लोग नहीं समझते। जिस नेता की बात कर रहे, नेता ने पूरे बिहार वासियों को, किसी जात धर्म वर्ग के लोग रहे, उन सबका सम्मान किए हैं, सबसे प्यार किए हैं, सबका काम किए हैं। और उनका जो नेचर है, व्यवहारिकता जो है, आप भी जानते हैं। जो सादगी है, आप मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं, हम लोग बच्चे के समान हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो किसी को ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं, मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं, वो बच्ची है, उनकी बच्चियां हैं। और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में, प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बात नहीं है। किसी भी नेता को कम से कम कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी
जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं, माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते और रुख करते हैं बंगाल का। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल 2026 की शुरुआत में होना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 तक है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से मार्च-अप्रैल 2026 में मतदान कराए जाने की संभावना भी है। चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची की सफाई, वोटर लिस्ट रिवीजन इस बार सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बनकर सामने आया, क्योंकि इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज सुबह चुनाव आयोग ने एक अहम कदम उठाते हुए उन मतदाताओं के नामों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी, जिन्हें 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया था। ये सभी नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 2026 के तहत इन्हें बाहर कर दिया गया था, तो चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान करीब 58 लाख से अधिक SIR फॉर्म आपको बता दें कि अनकरेक्टेबल पाए गए, यानी कि उसमें त्रुटियां थी। इसका मतलब यह है कि या तो फॉर्म संबंधित मतदाताओं का उन पर पहुंच नहीं पाया या फिर सत्यापन के दौरान मतदाता उपलब्ध हो नहीं पाए। आयोग का यह कहना है कि इन मामलों में कई बार BLO बूथ लेवल ऑफिसर बार बार पते पर पहुंचे, लेकिन वहां संबंधित व्यक्ति मिला ही नहीं। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नाम हटाने के पीछे कोई ठोस कारण है। बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए गए जो अपने दर्ज पते पर नहीं रहते और स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा हजारों नाम ऐसे भी मिले जिनके मतदाताओं की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब तक उनकी जानकारी अपडेट नहीं है। एक अन्य बड़ी वजह डुप्लीकेट एंट्री है, यानी कि एक ही व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया। चुनाव आयोग का यह कहना है कि मतदाता सूची को साफ, पारदर्शी और सटीक बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। आयोग के अनुसार यदि मृत, फर्जी या डुप्लीकेट नाम वोटर लिस्ट में बने रहते हैं तो इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए SIR 2026 के तहत व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। हालांकि इस कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। उनका यह कहना है कि यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति सत्यापन के समय घर पर मौजूद नहीं था तो उसका नाम हट जाएगा, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो सकता है। विपक्ष ने मांग की है कि आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ ये सुनिश्चित करे कि किसी भी योग्य मतदाता का गलत तरीके से नाम न हटे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए उन्हें दावा, आपत्ति, क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले सभी वैध आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और योग्य मतदाताओं के नाम फिर से जोड़े जा सकते हैं। आयोग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने मतदाता स्थिति की जांच करें और अगर उनका नाम सूची से हट गया है या उसमें कोई त्रुटि है और समय रहते संबंधित फॉर्म भरकर सुधार करवा दें। इसके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नबीन ने नीतीश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद इन विभागों की जिम्मेदारी जल्द ही अन्य मंत्रियों को सौंप दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके पास रहे पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी अब किस मंत्री को मिलती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का यह विषय बना हुआ है कि पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नितिन नबीन की हाल ही में पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनाया है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू है। ऐसे में नितिन नबीन जब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तो वे बिहार सरकार में मंत्री नहीं रह सकते। इससे पहले ही ऐसा ही दिलीप जायसवाल के साथ भी हुआ था। दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री थे तो उन्हें भी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल की जगह संजय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नबीन वाली जगह किसको दे देगी। इसको लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। बताने माना यह जा रहा है कि संजय और आपको बता दें कि संजीव चौरसिया और अरुण सिन्हा में से किसी एक को बीजेपी मंत्री भी बना सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथोपिया पहुंच गए हैं। राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। अहमद अली खुद कार चलाकर मोदी को होटल ले गए। उन्होंने रास्ते में मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क भी दिखाया।
इसके बाद दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत की। ये पीएम का पहला इथोपिया दौरा है। वह यहाँ 2 दिन की राजकीय दौरे पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल मशीनरी उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा, मसाले आयात करता है। भारत और इथोपिया के बीच व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। आज़ादी से पहले ही दोनों के बीच कारोबार शुरू हो गया। 1950 में राजनयिक संबंध बनने के बाद दोनों देशों ने औपचारिक व्यापार शुरू किया। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को होटल तक अपनी गाड़ी में पहुंचाया। उन्होंने रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी को विज्ञान संग्रहालय और मैत्री पार्क भी दिखाया। पीएम जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथोपिया पहुंचे हैं। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी को काफी सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। साथ ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। इससे पहले मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा है। ये बेहतर शासन और इनोवेशन पर आधारित नीतियों का ही नतीजा है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और ये मुलाकात आप देख सकते हैं जॉर्डन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इथोपिया इसमें इस वक्त मौजूद भी है। और आपको बता दें कि अदीस अबाबा में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है। उनके साथ अजीत डोभाल भी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि मीटिंग्स जो है वो भी इस वक्त जारी है। बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की 18 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिरसा ने कहा है कि वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कल के बाद जिन वाहनों के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि 18 दिसंबर से दिल्ली में केवल BS6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के बाहर से आने वाले अन्य सभी वाहनों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। मंत्री ने दावा कर दिया है कि इस साल दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8 महीने बेहतर रही। उन्होंने स्वीकार किया है कि हाल ही में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, लेकिन दावा यह किया कि मौजूदा सरकार की ओर से गत 10 महीने से की जा रही कोशिशों के कारण स्थिति अब भी पिछले साल से बेहतर है। मंत्री ने कहा है कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए रोजाना कदम उठा रही है, जिसमें कचरे के ढेरों की ऊंचाई 15 मीटर कम करना और 45 एकड़ भूमि की सफाई और आपको बता रहे हैं कि सभी चीज शामिल है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अब तक 2000 से अधिक प्रदूषण निगरानी संयंत्र भी स्थापित कर दिए हैं। सिरसा ने कहा है कि जैविक पदार्थों से खाद बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण में योगदान करते हैं और सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए हीटर उपलब्ध कराए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पीयूसी नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शहर में प्रदूषण के 13 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। संबंधित एजेंसियों को इससे निपटने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। सिरसा ने कहा है कि सरकार स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। 7500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया है और प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपायों की सिफारिश करने की बैठकें हो रही हैं। मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने पीयूसीसी अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपनी व्हीकल का पीयूसीसी करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक
अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाए। गोवा के बर्ज बाया रोमियो लेन में आपको बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर फिलहाल भेज दिया गया है। पटियाला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। गोवा पुलिस ने कथित आरोपियों की 3 दिन की रिमांड की मांग की थी। नई दिल्ली में डिपोर्ट किए गए लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लेने और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गोवा पुलिस दोनों आरोपियों को गोवा लेकर गई है। पुलिस टीम के साथ आरोपी कल सुबह तक गोवा पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि गोवा के अरपोरा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद सौरभ और गौरव लूथरा फरार हो गए थे। आज उन्हें वापस लाया गया था। फ्लाइट से उतरते ही दोनों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2026 यानी कि आज ही कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। वे थाईलैंड से दिल्ली इंडिगो की फ्लाइट 6E1064 से भारत पहुंचे। उनकी वापसी को लेकर सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के पूरे इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद दोनों भाइयों को उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी 11 दिसंबर को थाईलैंड के एक होटल इंडिगो से हुई थी और यहां पर होटल फुकेट में वो मौजूद थे। 12 दिसंबर को उन्हें फुकेट से बैंकॉक लाया गया। इसके बाद भारत लाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों रोहिणी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर को गोवा के रेस्टोरेंट में आधी रात को आग लग गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद ये दोनों भाई देश छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने तुरंत कार्रवाई की और उनको हिरासत में लिया। पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्रमोटर प्लेयर की सनसनीखेज हत्या को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि 30 साल के कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा की हत्या एक गैंग के कहने पर कराई गई। इस मामले में 2 शूटर समेत 3 संदिग्धों की पहचान हो गई है, जो एक संगठित गैंग से जुड़े बताए गए। मोहाली के एसएसपी ने बताया है कि यह हत्या महज अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश थी। सोमवार को जब राणा अपनी टीम के साथ सोहाना इलाके में चल रहे प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट में पहुंचा, तभी हमलावरों ने उसे टारगेट किया। आरोप है कि शूटर्स ने खुद को फैन बताया, सेल्फी लेने के बहाने राणा के पास पहुंचे। इसके बाद पार्किंग में ले जाकर उस पर कई सारी गोलियां दाग दी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल राणा को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गई टीम, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद हमलावर 30 बोर के हथियार से फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इस घटना में टूर्नामेंट स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और हत्या के पीछे डोनीबाल और लकी पटियाला गैंग का हाथ है। पुलिस का यह मानना है कि गैंग कबड्डी टूर्नामेंट पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। गैंग को शक था कि राणा जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी है और इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया। जितने पंजाब में इस तरह से कबड्डी को लेके या कोई भी कहीं भी पंजाब में वो सब वारदात ट्रेस की गई हैं। जितने भी इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व थे उनको जस्टिस तक लाया गया है और इसमें भी हम जल्दी ही रिजल्ट दे देंगे। तो है एक सोहाना के अंदर आपको मर्डर आपका पता लग गया होगा कि मर्डर हुआ था। एक कबड्डी प्रमोटर है राणा बलाचौरिया, उनका जो 2 तकरीबन शूटर थे
बाकी उनको और सपोर्ट जो टिकट दी गई थी उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या है जी कि दोनों इसको कबड्डी की डोमिनेंस के लिए ये था, राणा बलाचौरिया प्लेयर और प्रमोटर है कबड्डी का, उसके ऊपर जो है 2 हमलावरों ने कल शाम उसको पीछे बुला के फायरिंग की है जिसमें उनकी डेथ हो गई है। कि ये जो है कबड्डी की डोमिनेंस के लिए ये मर्डर जो है हुआ है। जग्गू भगवानपुरिया से कहीं ना कहीं जो दूसरा गैंग है वो इनका लिंक जोड़ता है, उसकी वजह से उनके जो शूटर्स थे जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मक्खन और करण, 2 लड़के, आदित्य कपूर अलियास मक्खन है, करण पाठक है दूसरा, दोनों ही अमृतसर के रहने वाले, इनके ऊपर मल्टीपल FIR दर्ज है। ये इनका बैकग्राउंड है जी, क्रिमिनल। तो वो जो है जो सिद्धू मूसेवाले का नाम है वो एक सेंसेशनलाइज करने के लिए, एक अपने मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए जोड़ा गया है, वरना ना इन लोगों का मर्डर में कोई रोल था, जो सिद्धू मूसेवाला था उसमें ना उसको कोई सपोर्ट इसमें थी। बिल्कुल ये कबड्डी के लिए ये मर्डर हुआ है जी। उसमें कुछ है कि उसमें जो पुलिस प्रेजेंस थी वो एक साइड पे जहां से एंट्रेंस और लोग थे वहां थी। ये स्टेज की, जब आपने कल मौके पे भी देखा होगा तो इसको किसी ना किसी ने बाहर बुलाया स्टेज की, उसके बाहर पीछे बुला